एनसीईआरटी ज्योग्राफी की सीरीज है ये, जो कि कक्षा 6 से 12 तक की है। इसके पहले कक्षा 10 तक की एनसीईआरटी की नोट्स वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपको मिल गई है। जिन लोगों ने ना देखा हो, एनसीईआरटी ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। वहां पर क्लास 6, 7th, 8th, 9th, 10th सीरियल वाइज सारे वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 11, पुस्तक का नाम है भौतिक पर्यावरण। इसके बाद कक्षा 12 का हम कवर करेंगे। कुछ बच्चों ने कमेंट किया था कि सर हिस्ट्री का करवाइए। देखिए, पहले ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाए, उसके बाद हम हिस्ट्री पे आएंगे। उसको भी सीरियल वाइज क्लास 6, 7th, 8th करके ऐसे ही 12th तक हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। कक्षा 11, पुस्तक का नाम है भारत भौतिक पर्यावरण। चैप्टर नंबर 1 है भारत स्थिति। एक समुद्री मील बराबर होता है लगभग 1.8। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो भी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट किया जाएगा, आपको पुस्तक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने अगर ध्यान से इस वीडियो को देखा तो भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई 3214 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम इसकी चौड़ाई पूछी जाए तो 2933 किलोमीटर है। अब देखिए यहां पर प्रश्न आपका जो बढ़िया बनता है, उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, पूर्वी बिंदु, पश्चिमी बिंदु, ये पूछ लिया जाता है। तो उत्तरी बिंदु की बात करें, भारत का उत्तरी बिंदु क्या है? इंदिरा कॉल है। कहां पड़ता है? जम्मू कश्मीर में पड़ता है। इंदिरा पॉइंट की बात करें तो दक्षिणी बिंदु है, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पड़ता है। अब यहां पर हम बात कर लेते हैं पूर्वी बिंदु की। तो देखिए पूर्वी बिंदु है किबिथू, अरुणाचल प्रदेश में है। ये आपका अरुणाचल प्रदेश है। पश्चिमी बिंदु का नाम है गौर माता, जो कि सर क्रीक गुजरात में पड़ता है। ये आपका गुजरात आपका हो गया। पूरे दक्षिणी बिंदु की लंबाई कितनी बताई गई? 3214 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम इसकी चौड़ाई 2933 किलोमीटर। तो ये आपके कुछ पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं। की ओर जाते समय दो देशांतर रेखाओं की बीच की दूरी घटती है, जबकि अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी समान रहती है हर जगह पे। ध्यान देना, ये आपका हो गया उत्तरी ध्रुव और इधर आपका ये हो गया आपका दक्षिणी ध्रुव। ओके, अब यहां पर बताया जा रहा है कि देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है? घटती। ये आपकी देशांतर रेखा है, ठीक। सीधी वाली ये सारी देशांतर रेखाएं हैं और ये जो ऐसे आपकी है पट रेखा, ये है हमारी अक्षांश रेखाएं। देखिए यहां पर ध्यान से, ये इसमें जितनी दूरी यहां पर है, क्या उतनी ही दूरी यहां पे है? नहीं। ये यहां पर देख लीजिए, अच्छे समझ में आ जाएगा। जितनी दूरी यहां पर है, क्या उतनी ही दूरी यहां पे है? नहीं। तो ध्यान देना, प्रश्न आपका यही बनता है कि ध्रुवों की तरफ जाने पर किन रेखाओं के बीच की दूरी घटती है? तो क्या हो जाएगा भैया? देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी घटती जाती है। यहां तक कि ध्रुवों पर जाने पर ये रेखा की दूरी शून्य हो जाती है। अब हम बात करते हैं अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी। तो ये अक्षांश रेखा है। तो देखिए जितनी दूरी, देखिए ये लाइन थोड़ा सा खींचने में गड़बड़ हो जाता है माउस से, ऐसे समझ लीजिए। ये रेखा और ये रेखा, ये हमारी कौन सी रेखा है? अक्षांश रेखा है। जितनी दूरी इसके बीच यहां है, उतनी ही दूरी इसके बीच यहां भी है और यहां भी है। हर जगह इनके बीच की दूरी क्या है? समान है। अब बढ़ते हैं आगे पॉइंट्स पे। विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर होती है। किसके? देशांतर रेखाओं के। तो यहां पर देखिए ये आपकी है बीच वाली, क्या है? ये विषुवत रेखा है। कौन सी रेखा है? विषुवत रेखा है। तो यहां पर दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी है? 111.32 किलोमीटर है। ध्रुवों पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या हो जाती है? शून्य हो जाती है। जब ध्रुवों पर जाएंगे तो ये दूरी क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? गोरे कहते हैं। देखिए ये जो इनके बीच की दूरी है, इसको क्या कहा जाता है? गोरे कहा जाता है। प्रत्येक अक्षांश रेखाओं की दूरी समान होती है, जो कि कितनी है? 111 किलोमीटर। ध्यान देना, ये ठीक। तो ये अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर यहां भी है और 111 किलोमीटर यहां भी मिलेगा, यहां भी मिलेगा। अर्थात कहने का सिंपल सा मतलब हुआ कि अक्षांश रेखाओं की बीच की दूरी पूछा जाए तो 111 किलोमीटर होती है, जो कि हर जगह समान रहती है। और
देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी विषुवत रेखा पे पूछा जाए तो 111.32 किलोमीटर है, जबकि ध्रुवों पे पूछा जाए तो घुमा फिरा कर आ सकता है कि किन रेखाओं की बीच की दूरी विषुवत रेखा पर 111.32 किलोमीटर होती है, किंतु ध्रुवों पर वह शून्य हो जाती है। तो क्या हो जाएगा भैया आपके देशांतर? दक्षिण हिस्सा उष्ण कटिबंध तथा उत्तरी हिस्सा उपोष्ण शीतोष्ण कटिबंध में आता है। देशांतर रेखाओं के मानों में लगभग 30 डिग्री का अंतर है, जिससे अपने देश के सबसे पूर्वी एवं पश्चिमी भागों के समय में लगभग 2 घंटे का अंतर होता है। देखिए प्रश्न बहुत बढ़िया बनता है कि पश्चिम दिशा की अपेक्षा पूर्व में 2 घंटे पहले सूर्य उगता है, क्यों उगता है? तो ये क्या है भैया, 30 डिग्री के अंतर के कारण उगता है। 82 पूर्व यामियोत्तर को भारत का मानक यामियोत्तर माना गया है। भारत मानक समय ग्रीनविच मध्य से लगभग 5 घंटे 30 मिनट आगे है। भारत का क्षेत्रफल की बात की जाए तो भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो कि विश्व के स्थलीय धरातल का कितना है, 2.4% भाग है। देखिए कहीं कहीं 2.42 भी मिलता है प्रतिशत में, तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। 2 में से एक ही ऑप्शन आएगा, या तो 2.4 रहेगा या तो फिर 2.42 रहेगा, दोनों लगभग वही है। अब पूछा जाए कि भारत तो विश्व में किस स्थान का देश है, तो 7वां बड़ा देश है। भारतीय उपमहाद्वीप में पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और भारत आते हैं। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, यहाँ पे कंफ्यूजन ज्यादा बच्चों को हो सकती है। पूछा जा रहा है भारतीय उपमहाद्वीप, तो ध्यान देना भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश आते हैं, तो 5 देश आते हैं। देख लीजिए पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। और प्रायद्वीपीय भाग हिंद महासागर की ओर उभरा हुआ है। भारत की संपूर्ण तटरेखा द्वीपों सहित कितनी लंबाई है भैया, 7,517 किलोमीटर है। भारत एशिया के दक्षिण मध्य भाग में स्थित है। भारत किसके? एशिया के दक्षिण मध्य भाग में स्थित है। अब देखिए यहां पर ध्यान देना, ये अपना भारत है, तो भारत के उत्तर में क्या है, हिमालय है। अब भारत का देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व हो जाएगा। उत्तर पूर्व में क्या है, पूर्वांचल पहाड़ियां हैं, और उत्तर पश्चिम का एरिया ये हो जाएगा। उत्तर पश्चिम में क्या है, हिंदुकुश और सुलेमान श्रेणियां हैं। दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर है। ये सभी क्या है, भारत की सीमा निर्धारित महासागर में स्थित 2 द्वीपीय देश श्रीलंका और मालदीव हैं, जो भारत के पड़ोसी भी हैं। अब बात की जाए कि श्रीलंका भारत से अलग होता है, कैसे होता है, तो मन्नार की खाड़ी और दूसरा पाक जल संधि द्वारा ये अलग होता है भारत से। चैप्टर 2 जिसका नाम है संरचना तथा भू आकृति विज्ञान। पूर्व की ओर बहने वाली अधिकांश नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। गिरने से पहले क्या है, डेल्टा का निर्माण करती हैं। प्रश्न आपका आता है कि कौन सी नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं, जो पूर्व की ओर बहती हैं, स्पेशली जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले ये डेल्टा का निर्माण करती हैं। कौन कौन सी नदियां, जैसे आपका कृष्णा, महानदी और गोदावरी, ये सभी क्या है, डेल्टा का निर्माण करती है। कहाँ गिरती है, बंगाल की। भू आकृतीय खंडों में बांटा जा सकता है। उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला, उत्तरी भारत का मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान, उत्तर पूर्वी पर्वतमाला। इसमें हिमालय पर्वत, उत्तर पूर्वी पहाड़ियां आती हैं। हिमालय को बृहत हिमालय, पार हिमालय श्रृंखलाएं, मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणियों में बांटा गया है। बृहत हिमालय को केंद्रीय अक्ष श्रेणी भी कहा जाता है। ध्यान देना, बहुत अच्छा पॉइंट है कि किस हिमालय को केंद्रीय अक्ष श्रेणी कहा जाता है, तो बृहत हिमालय को कहा जाता है। जो बड़ा हिमालय है उसी को कहा जाता है केंद्रीय अक्ष श्रेणी। इसकी पूर्व से पश्चिम लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर है, किसकी, बृहत हिमालय की, तथा उत्तर से दक्षिण इसकी चौड़ाई क्या है, 160 से लेकर 400 किलोमीटर की। उपमहाद्वीप में स्थित देश हैं पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश तथा भारत। पहले भी इसके आप देख चुके हैं। कितने, भारत का मैदान, यह मैदान सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बहाकर लाए गए जलोढ़ निक्षेप से बना है। उत्तर से दक्षिण दिशा में इन मैदानों को 3 भागों में बांटा गया है, भाभर मैदान, तराई क्षेत्र और जलोढ़ मैदान। देखिए पुनः जलोढ़ मैदान को 2 भागों में बांट दिया गया है। क्या है, नवीन खादर मृदा और पुरानी बांगर। भाभर क्षेत्र में लुप्त नदियां तराई क्षेत्र में धरातल पर निकल आती हैं। जलोढ़ मैदान क्षेत्र में बालू रोधिका, विसर्प, गोखुर झील, गुम्फित नदियां पाई जाती हैं। ब्रह्मपुत्र नदी घाटी का मैदान नदी द्वीप जैसे माजली और बालू रोधिकाओं के लिए जाना जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, पूछा प्रश्न आपका आ सकता है कि बालू रोधिका, विसर्प, गोखुर झील और गुम्फित नदियां कहाँ पाई जाती हैं, जलोढ़ मैदान क्षेत्र में पाई जाती हैं।
अब देखिए यहाँ पर एक पॉइंट ये आपका जो है कि ब्रह्मपुत्र नदी घाटी का मैदान नदियों द्वीप। देखिए नदी द्वीप आप जानते हैं विश्व का पूछा जाए सबसे बड़ा नदी द्वीप क्या है, तो माजुली ही है। भारत के मैदान में बहने वाली नदियां अपने मुहाने पे क्या है, बड़े बड़े डेल्टा बनाती हैं, जैसे कि सुंदरबन का दिल्ली। सिंधु और गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक का काम करता है। ब्रह्मपुत्र नदी उत्तर पूर्व से दक्षिणी पूर्व दिशा में बहती है, परंतु बांग्लादेश में प्रवेश से पहले धुबरी के पास दक्षिण की ओर 90 अंश मुड़ जाती है। बहुत अच्छा पॉइंट है, कहां पर, तो बांग्लादेश में प्रवेश से पहले धुबरी के पास। नोट में देखिए ये मैदान उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी से बने हैं। यहाँ गेहूं, चावल, गन्ना, जूट होते हैं, अतः यहाँ जनसंख्या का घनत्व अधिक है। तो जनसंख्या का घनत्व अधिक होने का रीजन क्या है, वहां पे चूंकि फसल अच्छी होती है, पैदावार। प्रायद्वीपीय पठार तिकोने आकार वाला कटाफटा भूखंड होता है। इसकी ऊंचाई 600 मीटर से लेकर 900 मीटर के बीच होती है। उत्तर पश्चिम में दिल्ली, कटक, अरावली विस्तार तक, पूर्व में राजमहल पहाड़ियां, पश्चिम में गिर पहाड़ियां, दक्षिण में इलायची यानी कार्डमम पहाड़ियां हैं। प्रायद्वीपीय पठार की सीमाएं निर्धारित करती हैं सब। प्रायद्वीपीय भारत अनेक पठारों से मिलकर बना है। जैसे देखिए हजारीबाग पठार है, पलायू पठार, रांची पठार, मालवा पठार, कोयम्बटूर पठार और कर्नाटक पठार। इन पठारों से मिलकर क्या है, प्रायद्वीपीय भारत बना है। अब सपोज दैट ये हमने यहाँ पे आपका बना दिया है, क्या है ये आपका प्रायद्वीपीय पठार है, ठीक। तो प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पूर्व ये एरिया होगा। उत्तर पूर्व में क्या है, शिलांग और कॉर्बी एंगलांग पठार आते हैं। पूर्व में क्या है, पूर्व में राजमहल पहाड़ियां हैं, पश्चिम में क्या है, गिर पहाड़ियां हैं और दक्षिण में इलायची पहाड़ियां हैं। तो ये आपका क्लियर हो जाता है कि पठार, प्रायद्वीपीय पठार के पूछा जाए कि उत्तर पूर्व में क्या है तो आप बता पाएंगे, दक्षिण में क्या है, पूर्व में क्या है, पश्चिम। पठार क्षेत्र की मुख्य प्राकृतिक स्थलाकृतियों में टॉर, ब्लॉक पर्वत, भ्रंश घाटियां, पर्वत स्कंद, नग्न चट्टान संरचना, टोकरी पहाड़ियां, श्रृंखलाएं और क्वार्टजाइट भित्तियां शामिल हैं, जो प्राकृतिक जल संग्रह के स्थल हैं। भीमा भ्रंश में बार बार भूकंपीय हलचलें होती रहती हैं। बहुत अच्छा पॉइंट है, प्रश्न आपका पूछा जाए कि कहां पर बार बार भूकंपीय हलचलें होती हैं, तो भीमा भ्रंश में होती हैं। प्रायद्वीपीय पठार को 3 भागों में बांटा गया है। दक्कन का पठार, मध्य उच्च भाग, पूर्वी उत्तर पूर्वी पठार। दक्कन का पठार, दक्कन के पश्चिम में पश्चिमी घाट, पूर्व में पूर्वी घाट तथा उत्तर में सतपुड़ा, मैकाला और महादेव पहाड़। ये मान लीजिए जो मैंने यहाँ पे सर्कल में ड्रॉ किया है ये है आपका दक्कन का पठार, सपोज दैट। तो दक्कन का पठार है तो इसके उत्तर में क्या है, सतपुड़ा, मैकाला और महादेव पहाड़ियां हैं। दक्कन पठार के पूर्व में क्या है, पूर्वी घाट, और पश्चिम में क्या हो जाएगा, पश्चिमी घाट हो जाएगा। पश्चिमी घाट को स्थानीय तौर पर अनेक नामों से जाना जाता है। महाराष्ट्र में इसे सह्याद्री कहते हैं, कर्नाटक और तमिलनाडु में नीलगिरी, अनामलाई इलायची पहाड़ियां कहते हैं। प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो अनाईमुड़ी है, जो कि 2695 मीटर है, जो पश्चिमी घाट की अनामलाई पहाड़ी में। प्रायद्वीपीय पठार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो यह है डोडा बेटा है, जो कि 2637 मीटर है, यह नीलगिरी पहाड़ियों में है। पूर्वी और पश्चिमी घाट नीलगिरी पहाड़ियों में आपस में मिल जाते हैं। पूछा जाए कि पूर्वी और पश्चिमी घाट कहां पर मिलते हैं, तो नीलगिरी पहाड़ियों में आपस में मिलते हैं। मध्य उच्च भूभाग, प्रायद्वीपीय पठार के इस भाग का विस्तार जैसलमेर तक है, जहां यह अनुदैर्ध्य रेत के टिब्बों और चापाकार बरखान रेतीले डिब्बों से बना। कायांतरित चट्टानें जैसे संगमरमर, स्लेट और नाइस के प्रमाण मिलते हैं। बनास चंबल की एकमात्र मुख्य सहायक नदी है, जो पश्चिम में अरावली से निकलती है। बहुत अच्छा प्रश्न है, पूछा जाए कि चंबल की एकमात्र सहायक नदी कौन सी है, जो पश्चिम में अरावली से निकलती है, तो बनास है। छोटा नागपुर पठार खनिज पदार्थों के भंडार है। पूछा जाए कि खनिज पदार्थों के भंडार क्या है, तो छोटा नागपुर पठार है। उत्तर पूर्वी पठार, इसमें रहने वाली जनजातियों के नाम के आधार पर मेघालय के पठार को 3 भागों में बांटा गया है। पूछा जाए कि मेघालय के पठार को 3 भागों में बांटा गया है, किस बेस पे, तो वहां के जनजातियों के नाम के आधार पर। गारो, खासी और लॉन्ग पहाड़ियां असम में स्थित हैं। छोटा नागपुर के पठार की तरह मेघालय के पठार भी कोयला, लोहा, सिलीमेनाइट, चूने के पत्थर और यूरेनियम जैसे पदार्थों के भंडार हैं। चेरापूंजी नग्न चट्टानों से ढका स्थल है, यहाँ वनस्पति लगभग नहीं के बराबर है। तो चेरापूंजी में वनस्पतियां लगभग नहीं। स्थल की बात करें तो यहाँ अरावली पहाड़ियों से उत्तर पूर्व में स्थित है। इस उबड़ खाबड़ भूतल पर बहुत से अनुदैर्ध्य रेतीले, टीले और बरखान हैं। यहाँ वार्षिक वर्षा 150 मिलीमीटर से कम होती है।
यही कारण है कि यह क्षेत्र शुष्क और वनस्पति की मेसोजोइक काल में यह क्षेत्र समुद्र का हिस्सा था। यहाँ की प्रमुख स्थलाकृतियों में स्थानांतरित रेतीले टीले, छत्रक चट्टानें, मरु उद्यान दक्षिणी भाग में स्थित। अधिकतर नदियां अल्पकालिक हैं। कहाँ की? मरुस्थलीय भाग की नदियां कैसी हैं? अल्पकालिक हैं, जो कुछ दूर बहने के बाद लुप्त हो जाती हैं। मरुस्थल के दक्षिण भाग में मरुस्थलीय अपवाह के कारण यहाँ की नदियां झील या प्लाया में मिल जाती हैं। इन प्लाया झीलों का जल खारा होता है, जिससे नमक बनाया जाता है। बहुत अच्छा पॉइंट है, नोटेबल पॉइंट है। पूछा जाए कि किन झीलों के पानी से नमक बनाया जाता है, तो प्लाया जलमग्न तटीय मैदानों का उदाहरण है। यहाँ पर प्राकृतिक बंदरगाह स्थित हैं। कांडला बंदरगाह जो कि ज्वारी बंदरगाह है, कच्छ गुजरात में है। मझगांव बंदरगाह मुंबई में है। जवाहरलाल नेहरू नौवाह सेवा मुंबई में है। देखिए यहाँ पर ये इसका दूसरा नाम भी आपको जानना जरूरी है। मार्मगांव बंदरगाह गोवा में है। मैंगलोर बंदरगाह कर्नाटक में है। कोचीन बंदरगाह केरल में है। ये आपके बंदरगाह हो गए। अब आगे देखते हैं यहाँ पर कच्छ और काठियावाड़ तट गुजरात में स्थित है। कोंकण तट महाराष्ट्र में है। मालाबार तट कर्नाटक। तट की विशेष स्थलाकृति कयाल है, जिसे बैक वाटर्स कहा जाता है। यह मछली पकड़ने और अंतःस्थलीय नौकायन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर पर्यटक बहुत आते हैं, इसलिए पर्यटक के लिए भी ये जानी जाती है। केरल में प्रतिवर्ष नौका दौड़ का आयोजन पुन्नामदा कयाल में किया जाता है। पूछा जाए कि नौका दौड़ का आयोजन प्रतिवर्ष केरल में किस कयाल में किया जाता है, तो पुन्नामदा कयाल में किया। पूर्व की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी हैं, जो कि लंबे चौड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं। द्वीप समूह की बात करें तो भारत में दो प्रमुख द्वीप समूह हैं। एक बंगाल की खाड़ी में और दूसरा अरब सागर में पड़ता है। बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह में लगभग 572 द्वीप हैं। यहाँ के दो प्रमुख द्वीप समूह रीची द्वीप समूह और लबरीन्थ। बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूहों को दो भागों में बांट दिया गया। उत्तर में अंडमान और दक्षिण में निकोबार है। ये द्वीप समूह जलमग्न पर्वतों का हिस्सा है। निकोबार द्वीप समूह में भारत का एकमात्र जीवंत ज्वालामुखी बैरन आइलैंड है। पूछा जाता है प्रश्न आपका कि भारत का एकमात्र जीवंत ज्वालामुखी कहाँ है, तो बैरन में है, जो कि कहाँ पड़ता है? आपका निकोबार द्वीप समूह में है। यह द्वीप असंगठित कंकड़ पत्थरों और गोलाश्मों से बना है। कौन सा? बैरन। पूछा जाए कि सैंडल चोटी की ऊंचाई कितनी है, तो 738 मीटर है। या उत्तरी अंडमान में है। माउंट डियोवोली 515 मीटर मध्य अंडमान में पड़ता है। माउंट कोयोब 460 मीटर दक्षिणी अंडमान में है। माउंट थ्रिलर 642 मीटर ग्रेट निकोबार में है। अरब सागर के द्वीपों में लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप शामिल है। पूछा जाता है कि लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप कहाँ हैं, तो अरब सागर के द्वीपों में शामिल है। ये द्वीप 80 अंश उत्तर से 12 अंश उत्तर और 71 अंश पूर्व से 74 अंश पूर्व के बीच स्थित। अरब सागर में 36 द्वीप हैं। कितने हैं? 36 हैं। 11 पर मानव का आवास है। मिनिकॉय द्वीप जिसका क्षेत्रफल 453 वर्ग किलोमीटर है, सबसे बड़ा 10 डिग्री चैनल द्वारा दो भागों में बटा है। उत्तर में अमीनी द्वीप और दक्षिण में कानानोरी द्वीप में बटा है। अब देखिए यहाँ पर चैप्टर नंबर 2 आपका समाप्त हो चुका है। आगे यह वीडियो लेक्चर इसी तरह से कंटिन्यू रहेगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।